मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक जो है चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म्स के। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स है रिलेटेड विद द फॉरेस्ट ओनली, दैट इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट रूल्स ऑन हंटर। कि जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस रूल से कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल हंटर्स है, फिर न्यू ट्रेडर्स इमर्ज हुए, फिर इस तरह से ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था दैट अगेन दैट फॉरेस्ट रूल्स जो थे उन्होंने अफेक्ट किसको किया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को उन्होंने जो इतना, इसमें क्या देखा था हम लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के अंदर कि जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, नाउ दे हैव बीन नॉट अलाउड, जो नोमैड्स थे उनको वो अलाउड जो था पहले कि वो उनका वो जंगल जो था उनका घर था, दैट वाज अ नेटिव प्लेस दे कैन एंड दे लिव मेनली द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, उसके आसपास ही रहते थे। तो एंड द विलेजेस ऑल्सो, सो दे कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और यूजली दे डू शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। हिलीज एरियाज में, माउंटेन्स एरियाज में ये लोग ये काम करते थे। तो यहाँ पे क्या था कि वो पैच स्मॉल एरिया ऑफ द फॉरेस्ट लैंड को वो कट करते थे फॉरेस्ट को। उसके बाद दे उसको वो क्या करते थे, दे बर्न दैट एरिया। उसे जलाने के बाद उसकी जो एशेस होती थी दैट वाज मिक्स विद द सॉइल, सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद एंड दे सो द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स। तो दिस इज डन जस्ट बिफोर द मानसून्स। तो उससे ये एरिया जो था दैट दे कैन कल्टिवेट फॉर मोर देन 2 to 3 years। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी जो थी सॉइल्स की वो रिड्यूस हो जाती है पर्टिकुलर एवरी ईयर्स जैसे जैसे ये आगे बढ़ते। तो इसी तरह से दे चेंज दैट एरिया एंड दे मूव टू सम अदर एरियाज। तो इसी तरह से इसका नाम दिया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बिकॉज दे कीप ऑन शिफ्टिंग। और इस एरिया में लगभग इट विल टेक टू 12 to 20 years टू अगेन कल्टीवेट दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया। तो मतलब ये 15 से मतलब 12 से 20 या 15 साल जो ये एरिया ऐसे ही रहेगा जहाँ पे वो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये बैन लगा दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बैन कर दिया। एक तो वो टैक्स नहीं मिल पाता इस पर्टिकुलर एरिया में कि वो कहीं पर भी फिक्स नहीं रहते, तो दे कैन नॉट रिलाई कि वो एक्चुअली शिफ्टिंग जो है कहाँ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे कर रहे। सो नॉट दे गेटिंग एनी रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड, उसे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रही है। और दूसरी बात है कि वहाँ से जो ये फायर करते तो इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये फायर जो इंटायर फॉरेस्ट एरिया को भी मोस्टली जो रिजर्व्ड है और जो प्रोटेक्टेड तो बाद में आता है, सबसे पहले रिजर्व जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जो टिम्बर्स है उसमें अगर आग लग जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा उसको उन लोगों को नुकसान पहुँचेगा। तो इसीलिए इनको शिफ्टिंग कल्टिवेशंस को उन्होंने बैन कर दिया। तो इससे लाइफ किसकी प्रॉब्लम्स हो गई, लाइफ जो थी वो मोस्टली जो पीपल्स थे दो सर्वाइव ऑन दिस, उनकी डिफिकल्ट्स हो गए। तो उसी जैसा यहाँ पे लाइफ जो है हंटर्स में भी प्रॉब्लम्स आए, दोज डूइंग हंटिंग in the forest area। तो life of the hunters also affected because after the forest act, जो act है, जो rules है उसके according वो forest area में enter नहीं कर सकते। पहले जो था they can easily वो एंटर करते थे, दे कैन सर्वाइव मेनली बाय हंटिंग। तो उनको हंट करते थे, हंटिंग स्मॉल एनिमल्स बिग एनिमल्स करने के बाद फिर उनकी सर्वाइव होती थी, दैट वाज देयर फूड। लेकिन अब ये बैन जो लगा दिया प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग ये फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो अब वो इजिली वहाँ एंटर नहीं कर सकते। सो दोज हु वे कॉट, अगर किसी को वो उन्होंने पकड़ लिया दैट पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर पॉचिंग। तो इसी तरह से ये रूल्स हंटिंग्स के लिए भी, हंटर्स के लिए भी दिक्कत की प्रॉब्लम्स क्रिएट किया उन्होंने। फिर आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द ऑरिजिन ऑफ न्यू ट्रेडर्स। तो जहाँ पे उन्होंने कुछ बंद किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इमर्ज भी हुई, कुछ नई चीज़ें सामने आई, जैसे न्यू ट्रेडर्स, व्यापार। पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, मोस्टली जो डिपेंड थे फॉरेस्ट एरिया से, उनकी हैबिटेशन जो थी पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू डिस्टर्ब्ड हो गई। बट सम पीपल्स वे बेनिफिटेड, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ क्योंकि उनके पास एक नया अपॉर्चुनिटी, मतलब एक नए काम जो सामने आया। अब वो था ट्रेड, कि वो व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते थोड़ा बहुत। क्योंकि अगर फॉरेस्ट से वो कुछ नहीं ले सकते, फॉरेस्ट के थ्रू कुछ नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा अब नए चीज़ों में वो उन्होंने टर्न किया, दैट वाज ट्रेड।
तो उनमें से मेनी कम्युनिटीज़ जैसे हैं गेव अप देयर कस्टमरी ऑक्यूपेशन, जो था जो पुराना काम वो करते थे, अब वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग. सो दे बिगेन ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की. जैसे दे दिस अकर्ड इन इंडिया एज ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जैसे इंडिया में ये शुरू हुआ वैसे पूरे वर्ल्ड में भी ये शुरुआत हुई, क्योंकि ब्रिटिश नॉट ओनली दे आर रूलिंग इन इंडिया बट दे आर रूलिंग द मोस्टली इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So that things occurs in India as well as across the world. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया द ब्राजीलियंस में मुंडुरोको जो था पीपल्स दैट वर कम्युनिटीज मुंडुरोको ब्राजील में अमेजन हु लिव्ड इन विलेज ऑन हाई ग्राउंड. तो वो लोग ऊंची जगह में रहते थे क्योंकि वो मोस्टली पानी वाला एरिया हो जाता था. तो अमेजन में वहाँ पे अमेजन रिवर वैली जो है तो वो हाई ग्राउंड में रहते थे. एंड दे कल्टिवेट मैनी, ये मेनली उनका फूड होता था, मेन स्टेपल फूड्स. एंड दे बिगन, उसके बाद उन्होंने जब ये कल्टिवेट नहीं कर पाने लगे उनको मना कर दिया. तो जिस तरह से वो मैन्योर कल्टिवेट नहीं कर सकते तो उन्होंने शुरुआत की कलेक्टिंग लैटेक्स. तो यहाँ पे उन्होंने शुरुआत कर दी दूसरा काम करना. तो लैटेक्स को वो कलेक्ट करने लगे कहाँ से, जो ट्री होती है वाइल्ड रबर ट्रीज वहाँ से कलेक्ट करने के बाद ने स्टार्टेड सप्लाइंग. तो उन्होंने जब कलेक्ट करने के बाद उनको वो करेंगे क्या, दे विल सेल दैट. तो उन्होंने ट्रेडर्स को सेल करना शुरू कर दिया. एंड दिस इज़ हाउ. तो इसी तरह से ट्रेडर्स को सेल करना शुरू किया ताकि उनका जो भी नीड्स है वो इसको सेल करने के बाद उनका नीड्स जो भी है वो पूरा हो जाए. तो धीरे धीरे जिस तरह से रबर की डिमांड बढ़ने लगे 19th सेंचुरीज में, इनको अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा. इवेंचुअली दे मूव टू रिसाइड्स इन द ट्रेडिंग पोस्ट. और धीरे धीरे ये ट्रेडिंग एरिया के आसपास ही रहना शुरू कर दिया. और लगभग इनकी जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं वो किसके ऊपर हो गए निर्भर, वो ट्रेडर्स के ऊपर. क्योंकि अगर ट्रेडर्स ने उनसे वो लैटेक्स नहीं लिया तो फिर वो क्या करेंगे, इसीलिए दे स्टार्टेड दैट इज टोटली दे स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन द ट्रेडर्स. नाउ वी विल मूव टू द हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ट्रेड इन इंडिया. कि इंडियंस जो थे, दिस वॉज नॉट द न्यू थिंग दैट द पीपल्स डूइंग, इट वॉज ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस इन द एंशियंट टाइम. इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो फॉरेस्ट ट्रेड, फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स को इंडियंस बहुत पहले से इसे बेचते हुए आ रहे हैं एज अ ट्रेड, एज अ बिजनेस. तो ये मिडिवल पीरियड से भी जाएंगे पीछे, बैक डेटेड एंशियंट पीरियड में भी दे यूज टू कलेक्ट द प्रोडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेडिसिन हर्ब्स, उसे वो यूज़ करते थे और उसको वो सेल भी करते थे. सो द रिकॉर्ड हैज़ बीन फाउंड इन द मिडिवल पीरियड्स कि हाँ यहाँ पे बैक डेटेड में इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो था वो ट्रेड होता था. सो द रिकॉर्ड फ्रॉम द मिडिवल पीरियड ऑनवर्ड्स, तो मिडिवल पीरियड्स के ऑनवर्ड्स जो रिकॉर्ड्स प्रूव हुआ दैट आदिवासी जो थे कम्युनिटीज़ वो ट्रेड करते थे इन एलिफेंट्स, अदर कम्युनिटीज लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, कोकून्स, आइवरी, बैम्बो, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, गन. तो ये रेजिन, ये अलग अलग चीज़ें. तो ये लोग कौन थे, ये आदिवासी थे, जो पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट एरिया एंड द फॉरेस्ट फ्रिंज के आसपास. एंड थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक बंजारास ऑल्सो, जो मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सामान को लेते, फिर जब वो ट्रैवलिंग करते तो नेक्स्ट एरिया में जहाँ जाते उनको वो सब चीज़ें वहाँ पे बेचते. तो इसी तरह से ये चीज़ें जो है देखा गया कि इट वॉज ऑलरेडी बीन डन इन इंडियन हिस्ट्री इन द मिडिवल पीरियड. देयर वाज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. Next is subtopic effects of colonial rules on nomadic and pastoralist communities. कि जो उन्होंने रूल्स बनाया, कॉलोनियल रूल्स जो था गवर्नमेंट्स की, वो किस तरह से नोमैड्स को एंड पैस्टोरल्स को अफेक्ट किया. तो पहले क्या था, आफ्टर द ब्रिटिशर्स अराइव्ड से पहले गवर्नमेंट क्या करते थे, टुक ओवर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड. एज अ रिजल्ट the British government provided many large European trading companies the sole rights to trade in the forest product or species area, specific areas के. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स अराइव से पहले लेकिन जो नोमैड्स थे, जो पैस्टोरल्स थे, दे आर फ्री, दे कैन ईजिली एंटर इनटू द फॉरेस्ट एरिया. वो ग्रेजिंग करवाए या फिर उनसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करे, इसको सेल करे. दैट वाज देयर टोटल होम. तो गवर्नमेंट जो थे वहाँ पे मोस्टली जो किंग्स थे, दे नेवर इंटरफेयर, बल्कि उन्होंने उनको हमेशा हेल्प किया. जब भी उनको नीड पड़ती थी तो नोमैड्स एंड पैस्टोरल पीपल्स दे हेल्प देम टू गेट द मेडिसिन हर्ब्स, लाइफ सेविंग होती थी उनसे. और इसी तरह से जो किंग होते थे
they try to help them by giving money or any other product which has been needed by the nomads. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा कंट्रोल जो था ट्रेड में ले लिया. ये ट्रेड होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग जो है एफ एक्स्ट्रा आ गया, ट्रेड. तो टोटल कंट्रोल जो ट्रेड पे ले लिया, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा जो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में यूरोपियन कंट्रीज को ये पूरा का पूरा राइट्स दे दिया टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया जो था उनको फिक्स कर दिया कि ये एरिया आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे, इंडियंस नहीं करेंगे. तो जहाँ पे इंडियंस कर रहे थे अब वो भी बंद हो गया. ये टोटली यूरोपियन कंपनीज ने उनको पूरा का पूरा राइट्स दे दिया गया, सोल राइट. द लोकल पीपल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम हंटिंग एंड ग्रेजिंग द एनिमल्स. अब यहाँ पे जब इनको राइट्स दे दिया गया तो लोकल पीपल जो एंटर करते थे अब उनको टोटली मना है कि वो फॉरेस्ट एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाएंगे. प्रोहिबिटेड मीन्स टोटली मना है, अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड. तो फ्रॉम हंटिंग एंड ग्रेजिंग दोनों नहीं कर सकते वो. मेनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटी सच एज कारवा, कराचा, यूरोका ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थे मद्रास स्टेट्स के, दे टोटली लॉस्ट देयर लाइवलीहुड कि वो अब जिस तरह से उनका गुजारा चल रहा था इस चीज़ों से अब वो बंद हो गया. Some of them began to be labeled as criminal tribes and were forced to work in factories, mines and plantations supervised by the government also. So the people who tried to get some product from the forest, so they tried to steal that one. तो किसी एक ने दो ने किसी ने किया था, लेकिन जिसके कारण the British government, the colonial government, they labeled them as a criminal tribes. उनको उन्होंने लेबल लगा दिया कि एक क्रिमिनल्स है एंड दे हैव बीन गिव अ पर्टिकुलर एरिया, फिक्स कर दिया उस एरिया के अंदर कि आपका ये एरिया है, आप इसी एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे. दे हैव बीन बाउंडेड एंड दे पुट वन गार्ड ऑल्सो, किस गार्ड के अंडर में नज़र में रहेंगे इसी तरह से. और समटाइम्स दे पुट और दे टुक दैट पीपल फ्रॉम दैट एरिया इन द फैक्ट्रीज, वहाँ से फैक्ट्रीज में काम में लगा दिया गया, क्योंकि अब उनको जब वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, ट्रेडिंग बिजनेस या फिर कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते फॉरेस्ट से, तो फैक्ट्रीज, माइंस या फिर प्लांटेशन में उनको एज अ लेबर काम करने के लिए लगा दिया गया. बट ऑल्सो उनकी जो फ्रीडम्स थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इट वॉज बीन सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट और टोटली उनके नज़र में थे. Change in occupations and new opportunities of work did not always ensure a better life and stability for the people. तो यहाँ पे इनकी देखा गया कि जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, इनका लाइफ जो ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, ऑक्यूपेशन चेंज हुआ है, उनको एक नया अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है. लेकिन फिर भी हर वक्त नया अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर कोई नया काम हो, हमेशा वो बेटर लाइफ या फिर स्टेबिलिटी नहीं देता. वैसे इनके साथ भी हुआ, क्योंकि जो मैन एंड वुमेन्स थे, जो पैस्टोरल कम्युनिटीज़ थे, जैसे साथाल हो गए, ओरेंज हो गए झारखंड के, गॉन्स के, छत्तीसगढ़ के, इन लोगों को उन्होंने रिक्रूट कर दिया टी प्लांटेशंस में कि ये लोग कहाँ काम करेंगे. इनको नौकरी लगा दिया गया, कहा गया कि आपको नौकरी मिल गई, आप ना टी प्लांटेशन में आसाम में वहाँ पे जाके आप प्लांटिंग में वहाँ पे काम करेंगे. तो ये मोस्टली अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दे हैव टू वर्क एट अ वेरी लो वेजेस, बहुत ही कम पैसे में काम करना पड़ेगा. एंड उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, क्योंकि दे हैव बीन गिवन अ पर्टिकुलर वन एरिया, स्मॉल एरिया, एंड ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर एरिया. या फिर मान लो 2-3 घर यहाँ पे जो भी है वो एरिया दे दिया गया. अब उसी एरिया में उनको रहना, जहाँ पे साफ़ सफाई बहुत मुश्किल, सब कुछ जो लाइफ थी, जो उनकी फ्रीडम थी, पूरा इंटायर फॉरेस्ट एरिया उनका था, बहुत बड़ा एरिया था. अब वो पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में वो बाउंड हो गए. अब वहाँ पे लाइफ जो थी उसकी बहुत ही दयनीय थी. एंड दे वे कंसिडर्ड एज एन इंडेंजर्ड लेबर्स, बिकॉज ये अब बंधुआ मजदूर जैसे हो गए, क्योंकि अब ये यहाँ से कहीं वापस नहीं, अपने घर नहीं जा सकते, अपने नेटिव विलेज नहीं जा सकते जहाँ से वो आए थे. तो ये क्या हो गया, अब ये बंधे हो गए. नहीं जाना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उन्हें अब अगर वो परेशान करेंगे, फोर्स करेंगे, तो दे हैव, इट मीन्स दे आर रिबेल कर रहे, विद्रोह कर रहे. तो विद्रोह करने से गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल ट्राई टू दैट किल दैट दोज हु आर गोइंग टू रिबेल्स, उनको वो मारेंगे. तो इसी तरह से उनको पनिश करेंगे, तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा. फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिबेल्स किया था. तो ये नेक्स्ट टॉपिक से कि दोज हु हैव रिबेल्ड, तो लोगों ने जो रिबेल किया था उसमें से अब लोग हम लोग मूव करेंगे. तो सबसे पहले बास्ता, जो ये रिबेल्स किया था बास्तास के लोगों ने, यहाँ पे आदिवासी ने, नोमैड्स थे. So the people of Bastar become worried
due to the decisions of the colonial government to reserve 2/3 of the forest. तो मान लो फॉरेस्ट की 2/3 पोर्शन उन्होंने रिजर्व कर लिया बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट के लिए 1905 में. अब 1/3 पोर्शन जो था वो भी मोस्टली उस एरिया में कुछ नहीं मिलता है. तो फिर वहाँ पे इनका गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया, हंटिंग बैन कर दिया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वो करते थे वो भी बंद कर दिया. तो अब ये जिंदा कैसे रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था. तो लोगों ने बहुत पहले कोशिश की सर्वाइव करने की. जब वो नहीं सके देन दे स्टार्टेड टू रिबिल्ड. तो उन्होंने आवाज़ उठाया, विद्रोह करना शुरू किया. सम विलेजेस वे हाउ एवर अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट. कुछ विलेजेस को रिजर्व फॉरेस्ट में परमिशन दिया गवर्नमेंट ने कि आप वहाँ रह सकते हैं, बट इट हैज सम कंडीशंस दैट they worked free for the forest department in cutting trees and transporting timbers, protecting the forest from fires. तो ये कारण था कि कुछ विलेजेस को रिजर्व फॉरेस्ट में रहने के लिए जो परमिशन दिया तो ये था कि अगर वो उस एरिया में रहेंगे तो फ्री में काम करेंगे. जब फॉरेस्ट को कट किया जाएगा फिर वो कटिंग जब होती है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसमें वो काम करेंगे एंड फॉरेस्ट को वो मोस्टली सुपरवाइज करेंगे ताकि वो बचाएंगे इसमें कोई फायर ना लग जाए. ये काम करेंगे तभी वो उनको अलाउ करेंगे. सो इवेंचुअली दे केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजर्स. तो जो जिन्होंने ये इनकी कंडीशंस को जिसने एक्सेप्ट की थी तो द पीपल स्टार्टेड लिविंग और उनको नाम दे दिया गया फॉरेस्ट विलेजर्स. In other villages, peoples were displaced without any notice or due compensations. लेकिन बाकी लोगों को बाकी जगह में क्या किया गया, जितने सारे विलेजेस थे उनको वहाँ से हटाया गया, डिस्प्लेस किया गया, जगह खाली करवाने के लिए कहा गया, लेकिन कोई नोटिस नहीं कि आपको जस्ट सडनली जाके कि नहीं आपको ये जगह खाली करनी है. एंड साथ साथ उनको कोई कंपनसेशन नहीं कि आपको अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो गवर्नमेंट आपको कुछ पेमेंट करेगी, कंपनसेट करेगी, कोई अगर दूसरी एरिया आपके लिए बता के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड विलेजेस सफर्ड फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट एंड फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर फ्री लेबर्स एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स. तो साथ साथ एक तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, लेकिन विलेजर्स को और बहुत कुछ प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ा. जैसे अगर वो वहाँ रहते आसपास के एरिया में भी तो दे हैव टू पे इंक्रीज रेंट, लैंड रेंट देना पड़ेगा. और जो हमेशा बार बार और फ्री लेबर मांगते रहते, फ्री लेबर हमेशा चाहिए होता है उनको कटिंग ऑफ ट्रीज़ या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो ये चीज़ें भी उनको बहुत परेशान करने लगी. या फिर अगर कुछ और चीज़ें चाहिए तो वेरियस उसके साथ साथ देखा गया वेरियस टेरिबल फेमाइन अकर ऑल्सो इन द ईयर 1899 एंड 1900. अगेन दैट वॉज रिपीटेड. द फमाइन जो है वापस रिपीट हुआ 1907 में एंड 1908 में. तो इससे जो कंडीशंस थे विलेजेस की बहुत ही पैथेटिक, मतलब बहुत ही खराब दिशा हो गया था उनका. पीपल स्टार्टेड गैदरिंग टुगेदर एंड डिस्कस दिस इश्यूज इन द विलेजेस, काउंसिल्स एंड इन बाजार एंड फेस्टिव और वट एवर द हेडमेन्स एंड प्रीस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस वे असेंबल. तो ये सब चीज़ों को लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई इस प्रॉब्लम्स जो है हमें इसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, हम कब तक इतना परेशान होते रहेंगे. तो जब भी वो कहीं मिलते, कोई मीटिंग होती कोई बाज़ार में या फिर हेडमैन विलेज के कभी वो बैठे डिस्कस करने लगे, पुजारी कहीं पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे, तो ये चीज़ों को उन्होंने स्टार्ट किया हाईलाइट करना कि हमें अपनी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. फिर आता है द धुर्वास ऑफ द कंगर फॉरेस्ट. ये जो थे कंगर फॉरेस्ट के धुर्वास जो आदिवासी वे फॉरेस्ट वे रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जहाँ पे कहा गया सबसे पहले फॉरेस्ट को रिजर्व किया था कंगर फॉरेस्ट के अंदर. एंड वे द फर्स्ट टू टेक द इनिशिएटिव मेनी लीडर्स टू कप कागज अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशंस. तो इसी तरह से यहाँ पे जब सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व किया था तो यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जैसा से शपथ ली कि अब हमें गवर्नमेंट के खिलाफ, इसकी पॉलिसी के खिलाफ, इसके रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी. सो अमंग whom द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिगर्स वेयर गुंडाधोर्व. ये फिगर मतलब ये बहुत ही, दैट वाज द पर्सन हु रिवॉल्ट एंड ट्राई टू गिव दैट पीपल शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो इस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई थी गवर्नमेंट से. और ये थे गुंडाधोर्व, दैट वाज द आदिवासी फ्रॉम विलेज निथारा एंड इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द मूवमेंट. तो ये था मेन रोल
जो इसमें इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो हम लोग जो है इसकी आगे वाला जो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।